गाइज वेलकम बैक टू कंप्यूटर बाइट्स। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सटेंडेड ईआर फीचर्स विच इज जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। हम इस वीडियो में तीनों चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सो गाइज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो गाइज जैसा कि हम लोग जानते हैं ईआर डायग्राम यूज किया जाता है डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन करने के लिए, है ना। तो अब देखो 90s 80s के टाइम पे क्या हुआ, जो डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती गई। तो जो हम ट्रेडिशनल वे यूज कर रहे थे डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया, ट्रिकी होता गया। तो इन्होंने क्या किया, ताकि ये ईआर डायग्राम अच्छे से वर्क करे तो इन्होंने इस सिस्टम को क्या किया, अपग्रेड किया। तो उस अपग्रेडेशन में इनके पास आए तीन चीजें, तो तीन चीजें इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करी, विच इज जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। तो अगर मैं जनरलाइजेशन की बात करूं तो ये होता है हमारा बॉटम अप अप्रोच, मतलब कि बॉटम से अप में चलेगा, ठीक है। देन स्पेशलाइजेशन होता है टॉप डाउन, मतलब टॉप से डाउन में। देन थर्ड वन इज एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन क्या शो करता है, रिलेशनशिप अमॉन्ग रिलेशनशिप, मतलब किसी दो रिलेशनशिप के बीच का रिलेशन को शो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन टर्म का ही मतलब है किसी भी चीजों को, किसी भी दो तीन सिमिलर चीजों को जनरलाइज कर देना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कार, बस, ट्रक, ये तीनों चीजें क्या हैं, बाइक और भी ले लो बाइक, है ना। तो ये तीनों चीजें क्या हैं, व्हीकल हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बस, कार, ट्रक, इनको ये सब स्पेशलाइज वर्जन में ना बोल के हम लोग क्या बोल देंगे कि ये सारे क्या है, व्हीकल्स हैं। तो सेम चीज जनरलाइजेशन में हो रही है कि देखो जनरलाइजेशन इन डेटाबेस डिजाइन कंबाइन सिमिलर थिंग्स इनटू मोर जनरल कैटेगरी। क्या करता है, ये जनरल कैटेगरी में डाल देता है। जैसे टू सिंप्लीफाई डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड रिड्यूस रिडंडेंसी, ताकि क्या हो, जो डेटा हो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो और रिडंडेंसी भी हमारी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अब देखो हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि ये कार है, बस है, ठीक है, बाइक है। तो इन्होंने क्या किया, इन सब चीजों को जनरलाइज कर दिया, क्या बोल दिया, इनको व्हीकल बोल दिया, क्योंकि इनके पास कुछ चीजें जो थी, इनके जो कुछ फीचर्स थे वो सिमिलर थे। कार, बस, बाइक, ट्रक, ये सब किस लिए यूज होते हैं, किस लिए यूज होता है, ट्रैवलिंग के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, इनको व्हीकल बोल दिया, डायरेक्टली अलग अलग नाम ना लेके हम लोगों ने इसको सुपर क्लास बना दिया विच इज व्हीकल। तो ये हमारी जो नीचे वाली क्लास हो गई ये क्या हो गई, सब क्लास, एंड व्हीकल हमारी क्या हो गई, सुपर क्लास। ओके, अब देखो ये जो बीच में जो ट्रायंगल है ये शो करता है हमारा जनरलाइजेशन को। अगर ये ट्रायंगल इस तरह से हुआ, मतलब इसकी जो ये पॉइंट है अगर ये अप साइड में हो, मतलब ये शो कर रहा है जनरलाइजेशन को। और इसके अंदर लिखा है इज अ, मतलब कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कार इज अ व्हीकल, ठीक है। जनरलाइजेशन में कैसे चलेगा, नीचे से ऊपर, बॉटम अप अप्रोच। और बस की अगर मैं बात करूं तो बस इज अ व्हीकल, बाइक इज अ व्हीकल, ठीक है। तो इज अ वर्ड का यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो जो जनरलाइजेशन होता है वो कैसी अप्रोच है हमारे पास, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन एकदम उल्टा होता है जनरलाइजेशन के, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, चीजें जो होगी टॉप से डाउन की तरफ चलेंगी, है ना। अब देखो तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, Specialization is the database design is the process of breaking down a more general category into more specific subcategory। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी से स्पेसिफिक सब कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं, allowing for a more detailed and specialization representation of data, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि मोर डिटेल्ड चीजें की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। देखो जब भी हम लोगों को डेटा की जिस तरह से यूज होगा हम उस तरह से यूज करेंगे। अगर हमको जनरलाइज वर्जन का यूज करना है तो हम जनरलाइजेशन का यूज करेंगे। अगर हमको मोर स्पेसिफिक चीजें चाहिए तो हम स्पेशलाइजेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखो स्पेशलाइजेशन सीधा उसका उल्टा हो गया, इसमें बस एक चीज कन्वर्ट हो गई, ये हमारा ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल क्या शो कर रहा है, स्पेशलाइजेशन को, इसका पॉइंट किस तरफ है, नीचे साइड, ओके। और इसके अंदर लिखा है इज ए। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, व्हीकल इज अ कार, व्हीकल इज अ बस और व्हीकल इज अ बाइक, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन क्या होता है, हमारा टॉप डाउन अप्रोच होता है। तो जो व्हीकल है वो तो ऑलवेज सुपर क्लास होगी और ये क्या हो गया, हमारा सब क्लासेस होंगी। तो सब क्लासेस में कार, बस, बाइक होंगी, है ना, और सुपर क्लास में व्हीकल आ जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा स्पेशलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन मतलब कि मोर सिमिलर चीजों का एक ग्रुप बना देना, और स्पेशलाइजेशन मतलब होता है कि जनरल कैटेगरी को ब्रेक डाउन करके उसको मोर स्पेसिफिक वर्जन में जाना। ओके,
सो गाइज अब हम लोग को डिस्कस करना है इनहेरिटेंस इन जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। अब देखो इनहेरिटेंस हम लोगों ने शायद C++ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो वाला इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस का मीनिंग यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, बट इनहेरिटेंस के टाइप यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो इनहेरिटेंस का रोल बहुत बड़ा होता है जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में, बिकॉज इन्हीं के थ्रू हम लोग काउंट कर सकते हैं कि यार पर्टिकुलर एंटिटी में कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आएंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एग्जांपल। तो देखो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। हमारे पास दो इनहेरिटेंस होते हैं इसमें मेन, विच इज एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस एंड सेकेंड वन इज पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस। इन दोनों चीजों को हम लोगों को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। तो एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस क्या कहता है, इट अलाउज लोअर लेवल ऑफ एंटिटीज टू इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स ऑफ हायर लेवल एंटिटीज। ये बोल रहा है कि अगर लोअर लेवल जो एंटिटीज हैं, है ना, जो लोअर लेवल एंटिटीज हैं, अगर जनरलाइजेशन या फिर स्पेशलाइजेशन की मैं बात करूं, तो जो लोअर लेवल एंटिटीज हैं वो ऊपर वाली, जैसे कि अगर मैंने ये एग्जांपल की बात करी थी, ये व्हीकल वाले एग्जांपल की, तो इस व्हीकल वाले एग्जांपल में जो हमारे पास सुपर क्लास थी विच इज व्हीकल, ठीक है, और जो सब क्लास थी कार, बस एंड बाइक, ये तीन हमारे सब क्लासेस थे। तो ये एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस ये कहता है कि जो व्हीकल के पास अगर कोई एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, सपोज इसके पास कोई भी तीन एट्रीब्यूट्स है और कार के पास इसका खुद का कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है, तो ये जो कार के टेबल में अगर हम एट्रीब्यूट्स को लेके आएंगे, मतलब कार की टेबल में जो कॉलम्स बनेंगे, तो देखो इसका खुद का तो एट्रीब्यूट आएगा ही आएगा, बट जो व्हीकल है इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस यही कहता है कि जो लोअर लेवल एंटिटीज हैं वो हायर लेवल एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स को भी इनहेरिट करेंगी। ठीक है, जैसे कि बस है, इसके पास अगर किसी कोई दो खुद के एट्रीब्यूट हैं, तो जो व्हीकल के जो तीन एट्रीब्यूट हैं वो भी बस के पास आएंगे। बाइक के पास अगर खुद का कोई एट्रीब्यूट है तो उसके साथ साथ व्हीकल के एट्रीब्यूट्स भी आएंगे। तो जो एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस है वो यही बोल रहा है कि इट अलाउज लोअर लेवल ऑफ एंटिटीज टू इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स ऑफ हायर लेवल एंटिटीज। लोअर लेवल एंटिटीज सेट्स कैन हैव इट्स ओन एट्रीब्यूट्स टू। तो यही वही बता रहा है कि जो लोअर लेवल एंटिटीज हैं उनके पास खुद के तो एट्रीब्यूट्स होंगे ही होंगे, बट जो हमारे पास अपर क्लास है, हायर लेवल एंटिटी है, उसके एट्रीब्यूट्स जितने भी हों वो सारे के सारे लोअर लेवल एंटिटीज की टेबल में भी एग्जिस्ट करेंगे। ओके, अब उसके बाद क्या बोलता है, पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस, कि इट अलाउज लोअर लेवल ऑफ एंटिटीज टू इनहेरिट द रिलेशनशिप ऑफ हायर लेवल ऑफ एंटिटीज। मतलब कि जो लोअर लेवल ऑफ एंटिटीज हैं वो क्या करेंगी, रिलेशनशिप को भी इनहेरिट करेंगी हायर लेवल एंटिटी सेट के। मतलब कि अगर हायर लेवल एंटिटी है, जैसे कि हमारे पास ये व्हीकल है, अगर ये व्हीकल किसी के साथ अगर यहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप में आ जाए किसी एंटिटी सेट के साथ, ठीक है, तो ये जो एंटिटी सेट है हमारा, ये जो रिलेशनशिप है हमारा, तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों जो सब क्लासेस है, ये तीनों उस रिलेशनशिप को इनहेरिट करेंगे। मतलब कि रिलेशनशिप इनहेरिटेंस बोल लो या फिर पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस बोल लो। तो पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस यही बोल रहा है, इट अलाउज लोअर लेवल ऑफ एंटिटीज टू इनहेरिट द रिलेशनशिप ऑफ हायर लेवल ऑफ एंटिटीज। ओके, देन उसके बाद ये बोल रहा है कि लोअर लेवल ऑफ एंटिटी सेट्स कैन पार्टिसिपेट इन इट्स ओन रिलेशनशिप सेट्स। मतलब कि अगर ये मैं कार की बात करूं कि अगर खुद का कोई रिलेशनशिप रखना चाहता है किसी और एंटिटी के साथ तो ये रख सकता है, बट अगर ये जो व्हीकल है इसका कोई रिलेशनशिप है ना, तो वो उसको भी इनहेरिट करेगा, और खुद के रिलेशनशिप तो हो ही सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इनहेरिटेंस हम लोगों को याद रखना है। ओके, अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, इसको हम लोग समझते हैं। अब देखो जैसे कि अगर हमारे पास एंटिटी सेट है पर्सन, यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय, यहाँ पे हमारे पास कस्टमर। ठीक है, तो पर्सन इज अ एम्प्लॉय और पर्सन कैन बी अ कस्टमर। ऐसे ही एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय कैन बी ऑफिसर, एम्प्लॉय इज अ टेलर और एम्प्लॉय इज अ सेक्रेटरी। तो ऐसे हम लोगों ने बना लिया डायग्राम। ठीक है, और अगर इसको नीचे से ऊपर की तरफ देखें क्या होगा, ये हमारे पास जनरलाइजेशन, और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो पर्सन है तो पर्सन के पास एट्रीब्यूट्स है नेम, स्ट्रीट एंड सिटी। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ एम्प्लॉय के पास जाऊं तो एम्प्लॉय के पास खुद का एक एट्रीब्यूट है विच इज सैलरी। तो सैलरी भी है,
तो एम्प्लॉय के पास ये जो 3 एट्रीब्यूट्स दिख रहा है ना पर्सन के, नेम, स्ट्रीट, सिटी, तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स भी एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स में काउंट होंगे। मतलब खुद का तो रखो ही रखो, बाकी ऊपर जो हायर लेवल एंटिटी है उसका भी रखना है। वैसे ही कस्टमर में क्रेडिट रेटिंग एक एट्रीब्यूट है, बट उसके साथ साथ ये जो ऊपर के 3 एट्रीब्यूट है वो भी काउंट होंगे। मतलब कि कस्टमर के कितने एट्रीब्यूट होंगे 4, वैसे ही एम्प्लॉय के कितने एट्रीब्यूट होंगे 4, एक खुद का और ऊपर के 3। ठीक है, लेकिन अगर अब हम नीचे जाते हैं तो देखो ये जो ऑफिसर है, तो ऑफिसर के पास खुद का क्या है एट्रीब्यूट, ऑफिसर नंबर। तो इसका जो एट्रीब्यूट है ऑफिसर नंबर तो है ही है। अब बट ये जो ऊपर की जितनी भी हायर लेवल एंटिटी है सब एट्रीब्यूट इसके काउंटिंग में आएंगे। मतलब कि इसका ऑफिसर नंबर तो रहेगा ही रहेगा, ये फर्स्ट रहेगा। सेकंड इसका जो सैलरी भी आ जाएगा, और जो पर्सन का जो एट्रीब्यूट है नेम, स्ट्रीट, सिटी, मतलब थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मतलब कि अगर मैं बोलूं ऑफिसर के कितने एट्रीब्यूट हैं तो उसके एट्रीब्यूट में आएंगे 5 नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स काउंट होंगे। ओके, ऐसे ही अगर मैं बोलूं टेलर का, तो टेलर उसके ऊपर हायर लेवल एंटिटी है एम्प्लॉय, तो उसका एट्रीब्यूट और पर्सन के भी तीनों एट्रीब्यूट आएंगे। मतलब कि टेलर के पास स्टेशन नंबर तो है, आवर्स वर्क तो है, बट उसके ऊपर क्या है, इसके पास सैलरी है, तो ये भी काउंट होगा। तो 1, 2 एंड थर्ड वन इज सैलरी, और फोर्थ वन इज नेम, फिफ्थ वन इज स्ट्रीट एंड 6 नंबर इज सिटी। ठीक है, तो जो टेलर है उसके पास कितने एट्रीब्यूट्स आएंगे, 6 एट्रीब्यूट। ओके, वैसे ही अगर मैं सेक्रेटरी की बात करूं तो सेक्रेटरी में कौन कौन से एट्रीब्यूट आएंगे, देखो आवर्स वक्त तो आएगा ही आएगा, उसके ऊपर है उसके पास एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के भी आएंगे, तो एम्प्लॉय का आ जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, सैलरी, और थर्ड है नेम, स्ट्रीट एंड सिटी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या हो जाएंगे, नेम, स्ट्रीट, सिटी। तो ऐसे ही आवर्स वक्त के बाद भी कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, 5। ओके, तो ऐसे ये वर्क करेगा। वैसे ही अगर मैं कस्टमर की बात करूं, ये तो अच्छा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो ईआर डायग्राम दिया हुआ है इसको हम लोग टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन कौन सी टेबल्स बनने वाली हैं इसमें। ओके, सो गाइस टेबल बनाते टाइम हम लोगों को एक चीज माइंड में हमेशा याद रखनी है कि जो टेबल बनेगी ना वो हमेशा लीफ नोड की बनेगी। लीफ नोड मतलब क्या होता है कि जिसके और भी कोई चाइल्ड ना हो। मतलब कि ये जो कस्टमर है, जैसे कि ये कस्टमर दिख रहा है, तो इसके नीचे कोई एंटिटी सेट दिख रहा है क्या, नहीं। वैसे ही ऑफिसर है, इसके नीचे कोई एंटिटी सेट है क्या, नहीं। टेलर है उसके नीचे है, नहीं। ऐसे ही सेक्रेटरी है उसके नीचे, नहीं, है ना। एम्प्लॉय है उसके नीचे तो 3 एंटिटी सेट है। वैसे ही पर्सन के नीचे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंटिटी सेट है ना। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि जब भी हम टेबल बनाएंगे, इस जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन अगर कहीं दिया है तो इसमें टेबल जो बनेगी हमेशा लीफ नोड की बनेगी। लीफ नोड मतलब जिसके कोई चाइल्ड नहीं होते। तो देखो इसमें हमारी जो टेबल बनेगी, फर्स्ट टेबल बनेगी हमारी कस्टमर की, एंड सेकंड टेबल बनेगी हमारी ऑफिसर की, थर्ड टेबल बनेगी हमारी टेलर की, एंड फोर्थ टेबल बनेगी हमारी सेक्रेटरी की। तो देखो हम यहाँ पे टेबल लिख लेते हैं। फर्स्ट टेबल है हमारे पास कस्टमर। तो देखो कस्टमर की अगर मैं बात करूं तो कस्टमर में हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट आएंगे। कस्टमर में देखो सबसे पहले तो उसका खुद का एट्रीब्यूट विच इज क्रेडिट रेटिंग, है ना। देन सेकंड उसके पास आएगा ऊपर के जो सारे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, एट्रीब्यूट्स इनहेरिटेंस, है ना। तो एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस की वजह से उसके पास क्रेडिट रेटिंग तो है, उसके साथ साथ क्या आएगा, नेम, स्ट्रीट एंड सिटी। तो इसके पास हो जाएंगे हमारे पास 4 एट्रीब्यूट। फिर उसके बाद है हमारे पास सेकंड टेबल। तो सेकंड टेबल क्या बनेगी, ऑफिसर की। ठीक है, ऑफिसर। तो ऑफिसर की टेबल में क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, सबसे पहले तो देखो खुद का एट्रीब्यूट क्या है उसके पास, ऑफिसर नंबर। ठीक है, ऑफिसर नंबर। देन सेकंड एट्रीब्यूट क्या आएगा, उसके ऊपर वाली एंटिटी सेट का एट्रीब्यूट विच इज सैलरी। और फिर उसके ऊपर भी कौन सी एंटिटी है हमारे पास, पर्सन। तो पर्सन के भी सारे एट्रीब्यूट्स लिख दो यहाँ पे, नेम, सिटी, स्ट्रीट। ओके, नाउ थर्ड टेबल में बनाऊं तो थर्ड टेबल क्या बनेगी हमारे पास, टेलर की। इसको मैं थोड़ा रब कर देती हूँ। ठीक है, अब टेलर की टेबल में क्या क्या चीजें आएंगी, देखो खुद के एट्रीब्यूट तो आएंगे, स्टेशन नंबर, कॉमा, आवर्स वर्क भी आएगा, देन उसके बाद उसके ऊपर में क्या है, उसके पास सैलरी है। ठीक है, देन उसके बाद क्या क्या आ जाएंगे, नेम, स्ट्रीट
एंड सिटी। आप लोग अच्छे से लिख लेना, यहाँ थोड़ा सा खिचड़ी पक जाती है। देन फोर्थ टेबल जो बनेगी हमारे पास सेक्रेटरी, क्या बनेगी? सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी में कौन कौन से आ जाएंगे? आवर्स वर्क्ड। देन उसके बाद उसके ऊपर कौन सा एट्रीब्यूट है? सैलरी। देन उसके बाद पर्सन के सारे एट्रीब्यूट्स विच इज नेम, स्ट्रीट एंड सिटी। तो ऐसे बनेगी इसकी टेबल्स, ठीक है। तो हमारे पास कितनी टेबल बन गई? 4। तो हम लोगों को इसमें यही याद रखना है कि जब भी हम टेबल बनाएंगे जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के केस में, तो जो टेबल है हमेशा लीफ नोड की बनेगी। और लीफ नोड क्या होता है? जिनके कोई भी चाइल्ड नहीं होते, मतलब जिसके नीचे कोई और एंटिटी सेट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम में कितनी टेबल बन गई हमारे पास? 4। और उसके एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आएंगे? देखो खुद का तो एट्रीब्यूट आएगा ही आएगा, और ऊपर के जो भी एंटिटी सेट है उसके ऊपर हायर लेवल एंटिटी सेट, उनके सारे एट्रीब्यूट्स भी इसके अंदर आएंगे। ओके, सो गाइज अब हम लोगों को डिस्कस करना है एग्रीगेशन क्या होता है। देखो तो एग्रीगेशन क्या है? एग्रीगेशन इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमंग रिलेशनशिप्स। मतलब कि अगर हमारे पास कोई दो रिलेशनशिप्स हैं, उसके बीच में अगर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एग्रीगेशन का। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एग्रीगेशन इज एन एब्स्ट्रैक्शन थ्रू विच रिलेशनशिप्स आर ट्रीटेड एज हायर लेवल एंटिटीज। मतलब कि इसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई रिलेशनशिप है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिलेशनशिप को एक हायर लेवल एंटिटी बना देंगे और उस हायर लेवल एंटिटी से कोई दूसरे रिलेशन को कनेक्ट कर देंगे। तो ये होता है इसमें एब्स्ट्रैक्शन वाला पॉइंट। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, अभी तो ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? एग्रीगेशन इज अ प्रोसेस when relationship between two entities is considered as a single entity। मतलब कि ये बोल रहा है कि relationship between two entities, मतलब कि किसी दो एंटिटी सेट के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है, देखो ये हमारे पास अगर कोई दो एंटिटी सेट है E1 और E2, ठीक है, यही बोल रहा है रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटी। ये ठीक है, ये हमारे पास रिलेशनशिप है किसी दो एंटिटी के बीच में विच इज R1, ठीक है। अब ये बोल रहा है इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल एंटिटी। मतलब ये बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप को, ये बोल रहा है कि इसको, इस पूरे को एक सिंगल एंटिटी के तरह ये ट्रीट करेगा, ठीक है। एंड अगेन दिस सिंगल एंटिटी हैज अ रिलेशनशिप विद अनदर एंटिटी। अब देखो इन्होंने क्या किया, किसी दो एंटिटी सेट के बीच में कोई रिलेशन था, इस पूरे को इन्होंने एक अलग एंटिटी बना दिया, फिर उसको किसी और रिलेशनशिप से कनेक्ट करके, ठीक है। यहाँ पे सपोज कोई और रिलेशनशिप आ गया E3 और यहाँ पे आ गया E4, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इस पूरे को इन्होंने एक एंटिटी सेट कंसीडर किया और फिर उसको किसी और रिलेशनशिप से जोड़ दिया, तो ये होता है एग्रीगेशन का काम। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन ही हुआ ना, क्योंकि ये एंटिटी सेट है, तो उस एंटिटी सेट के अंदर भी एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, तो विच इज कॉल्ड एग्रीगेशन, ठीक है। अब देखो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब फर्स्ट हम लोग थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम टफ एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो एंटिटी सेट हैं, जैसे कि हमारे पास है सेंटर और कोर्स, ठीक है। और उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है? ऑफर, ठीक है। हमारे पास ये रिलेशनशिप है, तो सेंटर ऑफर कोर्स, मतलब कि कोई सेंटर है वो कोई कोर्स को ऑफर करता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर कोई विजिटर आता है, मतलब कि कोई विजिटर, कोई भी जो भी एंटिटी सेट है हमारे पास विजिटर, उसका विजिटर आईडी जो भी होगा, ठीक है। अब उसके थ्रू ये रिलेशनशिप में आ रहा है इंक्वायरी करने, ठीक है। तो अगर वो विजिटर इंक्वायरी करने आता है, तो आप खुद सोच के देखिए कि वो इंक्वायरी करेगा तो सिर्फ सेंटर के बारे में थोड़ी ना करेगा यार, वो तो ये पता करने आएगी ना कौन कौन से कोर्स हैं, तो वो कौन कौन से जो कोर्स हैं वो किस सेंटर में है ना, ये सारी चीजें इंक्वायरी करेगा ना। तो जो भी विजिटर आएगा वो सेंटर भी पता करेगा, ठीक है, वो कौन से, जो भी सेंटर है वो कौन सा कोर्स ऑफर कर रहा है, ये सारी चीजें को इंक्वायरी करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे रिलेशनशिप सेट को एक अलग एंटिटी सेट बना दिया। इस अलग एंटिटी सेट बनाने के बाद उसको हमने क्या किया, कोई दूसरे रिलेशनशिप विच इज इंक्वायर, उसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये जो एंटिटी सेट बना, तो इस एंटिटी सेट के अंदर अलग से जो रिलेशनशिप आ रहा है, सेंटर ऑफर कोर्स आ रहा है, तो इसके थ्रू क्या हुआ, इसने
एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये होता है हमारा एग्रीगेशन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेंटर एंटिटी ऑफर्स द कोर्स एंटिटी। तो जो सेंटर एंटिटी है वो क्या ऑफर कर रहा है, हमारे पास कोर्स एंटिटी को ऑफर कर रहा है। तो एक्ट एज अ सिंगल एंटिटी इन अ रिलेशनशिप। तो ये जो पूरा रिलेशनशिप है हमारा सेंटर ऑफर कोर्स वाला, ये खुद एक सिंगल एंटिटी की तरह वर्क करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, विच इज इन अ रिलेशनशिप विथ अनदर एंटिटी विजिटर। तो ये जो पूरा जो एंटिटी सेट है, तो ये किसके साथ हमारे पास कनेक्ट है, एक अलग रिलेशनशिप विच इज इंक्वायर, ठीक है। तो इन द रियल वर्ल्ड, अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, इफ अ विजिटर विजिट्स अ कोचिंग सेंटर, अगर कोई विजिटर आता है किसी वो कोचिंग सेंटर को विजिट करने के लिए, देन ही विल नेवर इंक्वायरी अबाउट कोर्स ओनली और जस्ट अबाउट द सेंटर ओनली, ठीक है। या तो मतलब ऐसा तो होगा नहीं ना कि वो सिर्फ कोर्स के बारे में इंक्वायरी करेगा या तो फिर सिर्फ सेंटर के बारे में इंक्वायरी करेगा। वो तो ये देखेगा ना कि भाई जो सेंटर है वो कौन से कोर्स ऑफर कर रहा है, या फिर अगर जो कोर्स कोई ऑफर कर रहा है तो वो कौन सा सेंटर ऑफर कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे एंटिटी सेट को एक अलग रिलेशनशिप में डाल दिया, ठीक है। अब अलग रिलेशनशिप में डाल दिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने उस एंटिटी सेट को एक अलग रिलेशन विच इज इंक्वायर उससे रिलेशनशिप में लेके आया, ठीक है। तो विच इज विजिटर, ओके। तो ये क्या होता है हमारा एग्रीगेशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिलेशनशिप बन रहा है उस रिलेशनशिप को पूरे को एक एंटिटी सेट में डाल देते हैं, फिर उस एंटिटी सेट के साथ कोई दूसरे रिलेशनशिप को कनेक्ट करते हैं, ओके। ये था हमारा सिंपल एग्जांपल। अब हम थोड़ा सा टफ एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। टफ तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब कि हम लोग ये समझेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, बेसिक ईआर मॉडल कांट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स इन्वॉल्विंग अदर रिलेशनशिप। तो जो हमारा बेसिक ईआर मॉडल था वो दो रिलेशनशिप के बीच का रिलेशनशिप को शो नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए इन्होंने एग्रीगेशन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो देखो, अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझूं, जैसे कि मेरे पास है एक एंटिटी सेट विच इज एम्प्लॉय, फिर दूसरा एंटिटी सेट है हमारे पास ब्रांच, तीसरा एंटिटी सेट है हमारे पास जॉब, और वो किस रिलेशनशिप से कनेक्ट है, वर्क्स ऑन। मतलब कि ये कौन सा रिलेशनशिप है हमारे पास, टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी मतलब कि जिसमें 3 एंटिटी सेट्स हो और एक रिलेशनशिप सेट, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, एन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन अ पर्टिकुलर जॉब एट अ पर्टिकुलर ब्रांच। मतलब कि कोई एम्प्लॉय है वो किसी जॉब को परफॉर्म कर रहा है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में। तो अब मैं चाहती हूँ कि इस पूरी चीज के लिए, मतलब कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सी जॉब को परफॉर्म कर रहा है और कौन सी ब्रांच में कर रहा है, इस सारी चीजों को मैनेज करने के लिए मुझे एक मैनेजर असाइन करना है। तो जो मैनेजर को असाइन करना है, तो मुझे एक अलग मैनेजर की एंटिटी सेट लगेगा। देन उसके बाद मुझे एक अलग से रिलेशन भी लगेगा विच इज मैनेजर्स, ठीक है। मतलब कि देखो, सपोज वी वांट टू असाइन अ मैनेजर फॉर जॉब्स परफॉर्म्ड बाय एन एम्प्लॉय एट अ ब्रांच। मुझे एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो कि ये मैनेज करे कि भाई कौन सा एम्प्लॉय कौन सी जॉब को किस ब्रांच में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या लगेगा, नीड अ सेपरेट मैनेजर एंटिटी सेट। तो मुझे एक मैनेजर एंटिटी सेट रिक्वायर्ड है। दूसरा, रिलेशनशिप बिटवीन ईच मैनेजर, एम्प्लॉय, ब्रांच एंड जॉब एंटिटी। मतलब कि मुझे क्या चाहिए, एक रिलेशनशिप चाहिए जो कि एम्प्लॉय को भी मैनेज करे, जॉब को भी मैनेज करे और ब्रांच को भी मैनेज करे, ये तीनों चीजों को मैनेज करे। तो देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने डायग्राम बना दिया ऐसा। अब ये डायग्राम में क्या हो रहा है, देखो, जो एम्प्लॉय है वर्क्स इन पर्टिकुलर जॉब एट अ पर्टिकुलर ब्रांच, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक मैनेजर लाया जो कि क्या क्या मैनेज कर रहा है कि भाई ये एम्प्लॉय है, ठीक है, ये कौन सा एम्प्लॉय है, फिर ये क्या मैनेज कर रहा है, ब्रांच को मैनेज कर रहा है, फिर ये क्या मैनेज कर रहा है कि कौन सी जॉब को मैनेज कर रहा है। तो मैंने ये इस टाइप का एक ईआर डायग्राम बना दिया। तो देखो, अगर मैं ऐसा ईआर डायग्राम बना देती हूँ तो इसमें क्या हो रहा है, रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। रिलेशनशिप सेट्स वर्क्स ऑन एंड मैनेजेस रिप्रेजेंट ओवरलैपिंग रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, ओके। देखो ये कैसे हो रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करूं मैनेजर मैनेजेस एम्प्लॉय, मतलब कि यहाँ से भी एक रिलेशनशिप बना रहा है, ठीक है। देखो, एम्प्लॉय तो खुद की इंफॉर्मेशन रख ही रहा है, बट जो मैनेजर है वो भी फिर से एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन रखने लगा। वैसे ही जो जॉब है उसके पास खुद के एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब कि खुद की इंफॉर्मेशन रख रहा है, ओके, ठीक है। फिर जो मैनेजर्स है वो फिर से यहाँ पे जाके जॉब की इंफॉर्मेशन रख रहा है, ठीक है। और फिर वैसे ही जो ब्रांच है वो इंफॉर्मेशन खुद की रख ही रहा है कि कौन सी ब्रांच है। और ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन ब्रांच, तो एम्प्लॉय का भी अलग जो भी बनेगा, मतलब कि जो भी टेबल बनेगी तो उसमें भी इंफॉर्मेशन आएगी ब्रांच की, ठीक है, जैसा भी उनका टेबल बनेगा,
ओके अगर मैनी टू मैनी का है तो एम्प्लॉय की अलग टेबल बनेगी, वर्क्स ऑन की अलग टेबल बनेगी और ब्रांच की अलग टेबल बनेगी। तो एम्प्लॉय तो अपनी इन्फॉर्मेशन रखेगा, ब्रांच अपनी इन्फॉर्मेशन रखेगा, ठीक है, और जॉब अपनी इन्फॉर्मेशन रखेगा। ओके वैसे ही अगर यहाँ से अगर फिर से एक रिलेशनशिप सेट ले लूँ, यहाँ से अगर फिर से एक रिलेशनशिप ले लूँ मैं कि मैनेजर मैनेजेस एम्प्लॉय, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक और बार एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन रखो, फिर से एक और बार ब्रांच की इन्फॉर्मेशन रखो, फिर से एक और बार जॉब की इन्फॉर्मेशन रखो, है ना। मतलब कि ये क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग ये बन रहा है ना, जैसे कि ये फिर से ये ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये फिर से एक बार फिर से यहाँ पे ऐसे ओवरलैप हो जाएगा, आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन रख रहा है और ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, तो हमको इसको ऐसे नहीं रखना है। तो फिर थोड़ा सा और पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है, एवरी मैनेजर्स रिलेशनशिप, देखो इसको थोड़ा मिटा दें, हाँ, एवरी मैनेजर्स रिलेशनशिप करस्पॉन्ड्स टू अ वर्क्स ऑन रिलेशनशिप, मतलब कि जो मैनेजर है और जो ये जो मैनेजर्स रिलेशनशिप है, तो ये क्या बोल रहा है कि करस्पॉन्ड्स टू वर्क्स ऑन रिलेशनशिप, मतलब कि जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय, जॉब, ब्रांच इन सबको तो मैनेज कर रहा है, मतलब इन सबको तो करस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉय, जॉब, ब्रांच है ये करस्पॉन्ड ना करे मैनेजर को। क्यों, देखो कोई एम्प्लॉय कोई कौन सी जॉब परफॉर्म कर रहा है, कौन सी ब्रांच में, इसको मैनेज करने के लिए हम लोगों ने एक मैनेजर असाइन कर दिया। बट कोई ऐसा भी तो ब्रांच हो सकती है, कोई ऐसा भी तो एम्प्लॉय हो सकता है जिसके लिए कोई मैनेजर असाइन नहीं किया गया हो, है ना। तो यही बोल रहा है कि एवरी मैनेजर्स रिलेशनशिप करस्पॉन्ड्स टू अ वर्क्स ऑन रिलेशनशिप, हाउएवर सम वर्क्स ऑन रिलेशनशिप मे नॉट करस्पॉन्ड टू एनी मैनेजर्स रिलेशनशिप, मतलब ऐसा भी हो सकता है जिसका कोई मैनेजर नहीं है, ठीक है। तो सो वी कांट डिस्कार्ड द वर्क्स ऑन रिलेशनशिप, तो मतलब कि हम ये वर्क्स ऑन रिलेशनशिप को भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ये तो अपना काम कर ही रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, ट्रीट द रिलेशनशिप एज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, मतलब कि वो जो रिलेशनशिप है उसको एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी बनाएंगे, है ना। मतलब कि ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है एम्प्लॉय, जॉब और ब्रांच वाला, इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी की तरह। ओके, देन सेकंड पॉइंट बोल रहा है अलाउज रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप, मतलब कि ये क्या अलाउ करेगा, रिलेशनशिप और रिलेशनशिप के बीच का रिलेशनशिप को अलाउ करेगा। फिर क्या बोल रहा है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रिलेशनशिप इनटू अ न्यू एंटिटी, मतलब कि उस रिलेशनशिप को हम लोगों ने क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्शन रिलेशनशिप बना दिया, ठीक है। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, ये यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब कि हम लोगों ने क्या किया, ये जो मैनेजर्स वाला बार बार एम्प्लॉय, जॉब, ब्रांच इन सबको तरफ न जाके हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे को एक एंटिटी सेट बना दिया, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। और फिर उसको एक अलग रिलेशनशिप से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ओके, तो विथ एग्रीगेशन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग रिडंडेंसी, मतलब कि अगर हम एग्रीगेशन का यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, रिडंडेंसी नहीं आएगी। द ईआर डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द एन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन अ पर्टिकुलर जॉब एट अ पर्टिकुलर ब्रांच, ये क्या शो कर रहा है, कोई एम्प्लॉय है किसी जॉब में वर्क कर रहा है और किसी पर्टिकुलर ब्रांच में वर्क कर रहा है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, एन एम्प्लॉय ब्रांच जॉब कॉम्बिनेशन में हैव एन एसोसिएटेड मैनेजर, मतलब कि ये जो मैनेजर है वो किसकी इंफॉर्मेशन रखेगा कि भाई जो भी एम्प्लॉय है वो कौन सी जॉब, मतलब कौन सी पर्टिकुलर जॉब कर रहा है और किस ब्रांच में कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा ईआर डायग्राम विथ एग्रीगेशन। ओके, सो गाइज ये क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोगों ने अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को कंप्यूटर बाइट्स, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।